नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 22nd प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वे सभी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी से जुड़े हुए हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और इस एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कन्फाइंड एक्विफर्स? कन्फाइंड एक्विफर्स क्या होते हैं? ए, सैचुरेटेड एक्विफर्स where water is withheld between two impervious layers at a pressure greater than atmospheric pressure। मतलब दो impervious layers होते हैं और उनके बीच में पानी होता है और जो पानी होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे होता है। दूसरा, अनसैचुरेटेड एक्विफर्स विद अ परवियस टॉप लेयर। तो जब भी कन्फाइंड एक्विफर होंगे तो उनका टॉप लेयर कभी भी परवियस नहीं होता है। फिर सैचुरेटेड एक्विफर्स विद अ परवियस टॉप लेयर। अगेन, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, परवियस टॉप लेयर है तो फिर वो अनकन्फाइंड एक्विफर। परवियस मतलब पोरस, जिसके थ्रू पानी जा सके, तो वो अनकन्फाइंड होगा। कन्फाइंड मतलब ऊपर भी पानी जा नहीं सकता, नीचे भी पानी जा नहीं सकता है, वो कन्फाइंड एक्विफर होता है। कन्फाइंड मतलब कि उसमें बीच में फंसा हुआ। इसका सही उत्तर होगा A. Saturated aquifers where water is withheld between two impervious layers at a pressure greater than the atmospheric pressure। और इस बात को दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम ढूंढा है विकिपीडिया से। तो यहाँ देखिए, ये ऊपर ये कन्फाइनिंग बेड है, ये इम्पर्वियस बेड होता है जिसके थ्रू, इम्पर्वियस मतलब नो पोर्स, पोरस नहीं है, और नीचे तो इम्पर्वियस होता ही है, और तो यहाँ बीच में पानी फंसा होता है, ये होता है कन्फाइंड एक्विफर। सिमिलरली ऊपर भी ये कन्फाइनिंग बेड है, ये इम्पर्वियस बेड होता है और नीचे तो इम्पर्वियस है ही, तो यहाँ होता है ये कन्फाइंड एक्विफर। और ये जो है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये ऊपर वाटर टेबल है और ऊपर सिंपली मिट्टी होती है और नीचे कन्फाइनिंग बेड होती है, तो ये होता है अनकन्फाइंड एक्विफर। इसको आराम से ध्यान से आप समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में इससे कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल, Which of the following statements about types of settling or sedimentation is true? तो अब sedimentation या settling के types के बारे में सवाल है। Type 1 settling is a settling of discrete particles, that is grit and sand. Type 2 settling is settling of flocculants in dilute suspensions. And type 3 settling, also called hindered or zoned settling, is a settling of flocks in concentrated suspension। इसमें से कौन सा true है आपको बताना है। सेटलिंग, यहाँ सेलिंग लिखा है, सॉरी। Settling of particles in the form of sludge blanket in wastewater treatment is usually represented as type 4 settling। तो type 4 settling में sludge blanket का होता है और वो वेस्ट वाटर में होता है। और अगेन स्टेटमेंट है, type 4 settling occurs in case of wastewater treatment, and option D is all of the above। तो ये सभी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। टाइप 1 सेटलिंग जो होता है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब सेपरेट पार्टिकल्स जो ग्रिट और सैंड के होते हैं उनके संबंधित होता है। टाइप 2 सेटलिंग जो होता है फ्लॉक्युलेंट्स सेटल होते हैं डाइल्यूट सस्पेंशन में। टाइप 3 सेटलिंग में फ्लॉक्युलेंट सेटल होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन में। और टाइप 4 सेटलिंग जो होता है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, Which of the following statements is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Slow sand filters are more efficient than rapid sand filters। ये सही है क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर जो होते हैं वो ज्यादा सफाई कर पाते हैं रैपिड सैंड फिल्टर के मुकाबले। स्लो सैंड फिल्टर्स डू नॉट नीड फ्रीक्वेंट बैक वॉशिंग, और स्लो सैंड फिल्टर्स को फ्रीक्वेंट बैक वॉशिंग की भी जरूरत नहीं होती है। दे हैव लो फ्लो रेट्स, लेकिन उनका फ्लो रेट कम होता है, वो धीरे धीरे साफ करते हैं। एंड डी ऑल ऑफ द तो सही, सही सभी स्टेटमेंट सही हैं स्लो सैंड फिल्टर के बारे में। उनको बहुत ज्यादा बैक वॉशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका फ्लो रेट कम होता है इसलिए वो हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सफाई वो ज्यादा एफिशिएंसी से करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर के मुकाबले। ठीक है, डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इसको आप जो भी ये सब हैं, मैं कोशिश करूंगी कि इस हर प्रोसेस पे एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊं जल्दी जल्दी आपके एग्जाम से पहले, लेकिन आप अपनी तरफ से भी ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो लाइम सोडा प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, Nalgonda technique is used for fluoride removal। Aeration is used in activated sludge process। activated sludge process में जो activated
स्लज टैंक होता है, वहां एरेशन टैंक होता है, एरेशन वहां पे इस्तेमाल किया जाता है स्लज के डाइजेशन के लिए, स्लज के बायोडिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। ओजोनेशन इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, ओजोन का इस्तेमाल पानी के डिसइंफेक्शन के लिए होता है। तो ये सभी आप आराम से पढ़ लीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगी इस पर शॉर्ट वीडियोस भी लाने की, ताकि आपको एग्जाम में इजी हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डेड एंड सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई? वाटर सप्लाई का एक सिस्टम होता है जिसको डेड एंड सिस्टम कहते हैं, उसका क्या नुकसान है? इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन? नो। द वाटर प्रेशर एट डेड एंड इज एक्सट्रीमली लो, मेकिंग एडिशनल एक्सटेंशंस डिफिकल्ट। कि जहां पे डेड एंड होता है, जहां पे सप्लाई लाइन खत्म होती है, उसको डेड एंड कहते हैं, तो वहां पे वाटर प्रेशर एक्सट्रीमली लो होता है, ये बात सच है। और इसलिए उसके आगे सप्लाई को ले जाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर प्रेशर बहुत लो होता है वहां पे, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन अप्रोप्रिएट रेजिडुअल क्लोरीन लेवल्स एट डेड एंड, ये भी सही है। डेड एंड पे प्रेशर लो होता है पानी का, और वहां पे जो रेजिडुअल क्लोरीन जो डिसइंफेक्शन होता है, तो रेजिडुअल क्लोरीन का लेवल मेंटेन करना उस पानी में मुश्किल होता है। और आखिरी, इन केस ऑफ रिपेयर्स, इफ वाटर सप्लाई इज शट ऑफ, द पीपल बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिपेयर आर डिप्राइव्ड ऑफ वाटर। क्योंकि वो डेड एंड है, तो अगर आपने आधे रास्ते पर कहीं सप्लाई, कहीं रिपेयर कर रहे हैं, तो उस वहां पे आपको पानी बंद करना पड़ेगा, तो उसके आगे जो लोग रहते हैं, जहां तक वो सप्लाई लाइन जाती है, उनके आगे के लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो डेड एंड सिस्टम है। तो इसलिए डेड एंड सिस्टम को आसान डिजाइन करना होता है, लेकिन वो बहुत यूजफुल नहीं होता है, इफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए उसको नेगेटिव कहा जाता है, उसको डिजाइन नहीं करना कहा जाता है। तो बी, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? उनमें से कौन सा सही है? तो बी, सी और डी तीनों सही है। बी भी सही है, सी भी सही है, और डी भी सही है। इसीलिए डेड एंड सिस्टम्स को अच्छा एफिशिएंट वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं माना गया है। कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत आसान है डिजाइन करना, पर वो डिजाइन एफिशिएंट नहीं होता, इसलिए डेड एंड सिस्टम्स को डिजाइन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द यील्ड ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कुएं से पानी के जो यील्ड होता है उसको अफेक्ट करता है? परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, कि सॉइल से कितना पानी निकाला जा सकता है, कितना परमिएबल है। साइज ऑफ वेल, एरिया ऑफ एक्विफर पेनिट्रेटेड बाय द वेल, या नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल कितना पानी यील्ड कर सकता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्वेश्चन 7, स्लो सैंड फिल्टर्स आर क्लीन्ड बाय? स्लो सैंड फिल्टर किसके द्वारा साफ किए जाते हैं? बैकवॉशिंग? नो। एरेशन? नो। रिमूविंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड फ्रॉम टॉप ऑफ द फिल्टर? यस। स्लो सैंड फिल्टर्स को बैकवॉशिंग नहीं करते हैं, और एरेशन का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो उसका तरीका होता है कि जो ऊपर स्लो सैंड फिल्टर में जब भी गंदगी जमती है, ऊपर के लेयर में जमती है, तो ऊपर से थोड़ा सा सैंड को स्क्रेप करके हटा दिया जाता है, और फिल्टर फिर से काम करने लगता है। सही उत्तर है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर? रैपिड सैंड फिल्टर में एयर बाइंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या होती है? एयर बाइंडिंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर इन द फिल्टर बिकमिंग नेगेटिव ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो फिल्टर में जब प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, तब एयर बाइंडिंग की प्रॉब्लम आती है, ये सही है। दिस causes the air dissolved in the water to come out of the solution and become trapped in the filter. तो जो फिल्टर जो कहते हैं ना एयर ले लेता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। दिस रिजल्ट्स इन रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट फिल्टर रन्स, और इसकी वजह से फिल्टर ठीक से साफ नहीं करता है, रेजिस्टेंस होता है और शॉर्ट फिल्टर रन होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट? ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट का आइडियल करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन या क्लोरिनेशन? या फिर फ्लॉकुलेशन, क्लोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन और फिर फिल्ट्रेशन? या सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन? सही उत्तर है कोगुलेशन। पहले हम उसमें कोगुलेंट डालते हैं, फिर फ्लॉकुलेशन, उसको हिला हिला के उसको चर्न करके फ्लॉक्स बनाते हैं, फिर उसको सेडिमेंट कराते हैं, सेडिमेंटेशन, जब सारे फ्लॉक्स नीचे बैठ जाते हैं, तो फिर ऊपर से पानी को हम लेके उसमें फिल्टर में डाल देते हैं, फिल्ट्रेशन, और फाइनली पानी को डिसइंफेक्ट करके हम उसको सप्लाई करते हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप भी ध्यान से रखिए, ये आइडियल सिचुएशन में है। कई बार पानी बहुत ज्यादा गंदा होता है, तो आप तो एक्स्ट्रा स्टेप्स हो सकते हैं कोगुलेशन से पहले, बट आइडियली ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई इसी कड़ी में होता है, ठीक है। आखिरी सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डू वी नीड टू इम्पाउंड वाटर फॉर स्टोरेज एंड लेटर यूज? इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब हम पानी को स्टोर करेंगे और लेटर यूज के लिए रखेंगे, बांध बना के या तालाब बना के, कुछ भी? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑल द ईयर राउंड,
जब पूरे साल बहुत सारा पानी प्रेजेंट होता है तो हमें कुछ इंपाउंड करने की, स्टोर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरे साल हमको पानी मिल रहा है, तो हम काहे के लिए स्टोर करेंगे। बी, वाटर सप्लाई फ्लक्चुएट्स अक्रॉस सीजन्स। सीजन से वाटर सप्लाई का फ्लक्चुएशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए रेनी सीजन में बहुत सारा पानी आता है और जाड़े में बिल्कुल पानी नहीं आता है, तो आप रेनी सीजन में जो पानी रहेगा उसको स्टोर करेंगे ना, ताकि जाड़े में भी काम आ सके या गर्मियों में काम आ सके। तो बी सही उत्तर है। वाटर हैज हाई टर्बिडिटी, तो जरूरी नहीं कि हम उसको इंपाउंड करें, या इनसफिशिएंट फ्लो ऑफ वाटर ऑल थ्रू द ईयर, जब पानी इनफ है ही नहीं तो स्टोर क्या करोगे। सही उत्तर है बी, वाटर सप्लाई फ्लक्चुएट्स अक्रॉस सीजन्स, और अक्सर ऐसे में रेनी सीजन में जो पानी आता है उसको स्टोर कर लिया जाता है और बाद में गर्मियों में, जाड़ों में उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं कल एक और प्रैक्टिसेस के द्वारा के साथ या फिर एक शॉर्ट वीडियो के साथ आपको जरूर मिलूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।